जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम एसएससी, रेलवे किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पीटी तक के जनरल स्टडीज को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपको जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। आज हमारा इस सीरीज का 6वां दिन है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले जो 5 क्लासेस किए हैं, उसमें जहाँ तक हमने कवर किया है, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न आप देखेंगे कि असम का यहाँ पर कहा जा रहा है कि असम का जो अहोम साम्राज्य है, तो सबसे पहला आपके पास ये प्रश्न आ गया कि अहोम साम्राज्य का संबंध कहाँ से है? असम से है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच एक युद्ध हुई थी, जिसका नाम है सराय घाट की लड़ाई। ठीक है, सराय घाट की लड़ाई होती है 1671 में असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच। इस युद्ध में असम का अहोम साम्राज्य जीत जाता है। लेकिन बात याद रखिएगा कि ये जो सराय घाट है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराय घाट पड़ता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि सन 1739 में एक करनाल की लड़ाई होती है। इसमें मुगल सेना को किसने पराजित किया था? इन 1739 हु डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल। तो देखिए ये जो करनाल की लड़ाई होती है इसके बारे में याद रखिएगा, हमने क्या कहा? 1739। अच्छा, इसके पहले जो क्लास है हमने आपको बताया था कि औरंगजेब, किसके बारे में बताया था? औरंगजेब के बारे में। और औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1658 से लेकर के 1658 में उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में भी हमने बात किया। औरंगजेब के 4 भाई और औरंगजेब का जो पिता था, इन सबको हराते हुए, पराजित करते हुए औरंगजेब ने तो अपने पिता को बकायदा कैद कर दिया था, यानी कि शाहजहां को, और कैद करके बोला तुमने जो बनाया है ना ये ताजमहल, ये सब यहाँ पर बैठ के आराम से देखते रहो, अंतिम जीवन काटो। ठीक है, तो 1658 ईस्वी की बात है, ये गद्दी पर बैठता है और 1707 तक औरंगजेब का ही शासनकाल यहाँ पर रहता है। औरंगजेब के शासनकाल के समय में मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब औरंगजेब मारा जाता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि सारे के सारे जो मुगल शासक थे औरंगजेब के बाद के सारे क्या थे? भोग विलासिता में, बहुत तरह के रंगीला मिजाज का था सब। ठीक है, मतलब भोग विलास इन सब में रमा हुआ रहता था, इसको राजकाज इन सब से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता था, इसीलिए ये कमजोर पड़ते गया। तो 1707 से लेकर के 1857 तक में, 1707 से लेकर के 1857 तक में जितने भी मुगल शासक हुए कमजोर थे, याद रखिएगा। और उसी के बीच में एक मुगल शासक था 1719 से लेकर के, याद रखिएगा, 1719 से 1748 जिसका शासनकाल था, और नाम था उसका मोहम्मद शाह रंगीला। क्या? मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि रंगीला के नाम से उसे जाना जाता था। और किसी को रंगीला क्यों बोला जाता है, उस टाइप का इंसान था, है ना? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला का जब शासन होता है दिल्ली पर, तो उसी समय 1739 में, ठीक है, फारस का एक शासक ईरान का, कौन? नादिर शाह कहां पर आक्रमण कर देता है? दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। और जब दिल्ली पर आक्रमण कर देता है तो करनाल की लड़ाई होती है, करनाल में इन दोनों की सेना आपस में टकराती है, और यहां पर किसकी पराजय होती है? ऑब्वियस है, चूंकि ये कमजोर पड़ चुका था, तो किसकी पराजय होगी? मोहम्मद शाह रंगीला की पराजय करनाल के युद्ध में किससे? नादिर शाह से होती है। और मोहम्मद शाह जो था, तख्ते ताउस, इसके बारे में हमने आपको बताया था, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था दिल्ली मुगल साम्राज्य का। ठीक है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था तख्ते ताउस पर बैठने वाला। और इसके बाद ये कहां चला जाता है? नादिर शाह के पास चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतना आपने आपको बता दिया। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी रहा। ठीक है, अब देखिए 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह किसके बीच लड़ा गया? आप बता देंगे, मोहम्मद शाह। द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 वाज फाउट बिटवीन नादिर शाह एंड हुम अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए, अकबर के साम्राज्य में जो सेना नायक होते थे क्या कहलाते थे? मिलिट्री कमांडर्स जो होते थे, अकबर्स अंपायर वर कॉल्ड, क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा, फौजदार कहलाते थे। ठीक है, फौजदार कहलाते थे। अच्छा, अकबर के ही शासनकाल में जो टाउन का पुलिस ऑफिसर होता था, किसी भी टाउन का, किसी नगर का, वो होता था कोतवाल। क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। और जो अकबर का जो फाइनेंस को देख रेख करता था, उसे दीवान कहते थे, वित्तीय अधिकारी दीवान। और अकबर का नौ रत्न होता था, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, जिसमें कि राजा टोडरमल वही नौ रत्न में से था, जो कि उसका दीवान था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि दीवान ए खास। अच्छा, दीवान ए खास के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में
क्या आया होगा अच्छे से, अगर आपने क्लास देख रहे हैं तो शाहजहां के बारे में आया होगा कि शाहजहां का जो शासन काल था वो मुगल साम्राज्य का एक तरह से स्थापत्य कला या फिर आर्किटेक्चर वाले फील्ड में बहुत ज्यादा सुनहरा था। ठीक है, तो दीवाने खास हो गया, दीवाने आम हो गया, मोती मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब कौन किसने बनाया था? ताजमहल, ठीक है, लाल किला, तो ये बनाया था किसने? शाहजहां ने बनाया था। और शाहजहां ने जो लाल किला परिसर था ना, उसी में दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब बनाया था, याद रखिएगा। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? देखिए, जब औरंगजेब की मौत हो जाती है तो कुल 10-11 मुगल बादशाह होते हैं, तो सारे सारे के सारे निकम्मे थे। ठीक है, सारे के सारे निकम्मे थे 1707 से लेकर के 1857 तक में। ठीक है, 1707 से लेकर के 1857 तक में। ठीक है, लेकिन इनमें से आपको 5-6 हैं जो इंपॉर्टेंट है और मेन मेन है, पूछे जाते हैं यहाँ से एग्जामिनेशन में। ठीक है, मेन मेन को ही याद रखना है और अनहाय बख्शा जो है वो सबको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो 1707 से 1857 तक में टोटल मेन जो एम्परर हुए वो 6 थे। कितने? 6 थे, जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारा 1707 से बहादुर शाह प्रथम। कौन था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम पहला था। कब से कब तक? 1707 से 1712 तक। कब से कब तक? 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम। दूसरा जो आता है वो आपका आता है जहांदर शाह, याद रखिएगा, 1712 से 1713। तीसरा आता है फर्रुख सियर, ये 1717 से 1719 तक। और जो चौथा आता है वो आपका होता है मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 1748, अभी हमने इसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, और जो पांचवा मेन था उसका वो था आपका शाह आलम द्वितीय। इससे पहले आलमगीर द्वितीय था, तो वो सब हम नहीं देखेंगे। शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1806 तक इसका कार्यकाल था। और लास्ट जो एम्परर था या लास्ट मुगल साम्राज्य का जो शासक था, मुगल शासक, वो था बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, याद रखिएगा। और उसका शासनकाल कब से कब तक? 1837 से 57 तक नाम मात्र का शासक था, बस ये याद रखिएगा। अच्छा, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो हुमायूं की जीवनी को हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है, याद रखिएगा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा को लिखा है, याद रखिएगा, हुमायूं नामा को। और ये हुमायूं की जो बहन गुलबदन बेगम है, इसने ऐसा लिखा है कि हमको ऐसा लिखने के लिए अकबर ने कहा था। अकबर किसका लड़का था भाई? हुमायूं का लड़का था। और इसने कहा अपनी बुआ जो भी है, ठीक है, गुलबदन बेगम को, कि आप जो है हुमायूं के बारे में कुछ लिखी। तो इसने लिखा था हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। और इसी बुक में इसने हुमायूं का एक भाई था हिंदाल, याद रखिए, सॉरी, कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था। तो कामरान और हुमायूं के बीच के युद्ध के बारे में भी इसने इस बुक में लिखा है। ठीक है, अच्छा, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। चलिए, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहरों में से स्थित है किस में? तो देखिए, अभी हमने कहा रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि लाल किला परिसर में, अभी हमने बात किया ना कि शाहजहां के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहा जा रहा है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? हमने अभी बताया कि जो शाहजहां के शासनकाल के समय ऐसे ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्टर यहाँ कंस्ट्रक्शन हुए जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां ने। मोती मस्जिद आगरा वाला किसने बनाया? शाहजहां ने। ठीक है, और लाल किला परिसर में जो लाल किला बनाया, लाल किला परिसर में दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, ये सब भी किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो देखिए, ये जो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है, ये वास्तुकला या फिर कहा जाए द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज टावरिंग अचीवमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में? तो ये होता है आपका शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? तो दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाया है औरंगजेब ने, याद रखिएगा। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया है। और आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, चलिए
अब देखिए लाहौर में बाद देखिए हमने औरंगज़ेब के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, जहांगीर के बारे में, अकबर के बारे में, हुमायूँ के बारे में अच्छे से बात कर लिया है इसके पहले, तो अभी करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए पीछे देख लीजिएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है औरंगज़ेब ने करवाया था, ठीक है? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने करवाया था। अच्छा, औरंगज़ेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये भी हमने आपको बताया, तो पीछे देखिएगा सारा कुछ किया हुआ है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? आगरा का किला जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है? अच्छा, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? क्या आपको पता है? सिकंदर लोदी, लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत। तो हमने सब कुछ कराया है, आपको देखना होगा, ठीक है? चलिए, कहा जा रहा है आगरा का किला अकबर ने बनवाया, आगरा का किला मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। यह किला 1573 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और यह जो आगरा का किला है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अच्छा, 1573, आप बताइए जो अकबर है इसका राज्याभिषेक, इसका कोरोनेशन कब हो जाता है? 1556 में ही, 12-13 साल की आयु में ही हो जाता है। और जब ये छोटा होता है तो इसका कोई जो संरक्षक कहा जाता है, जो इसका गार्जियन टाइप से होता है, तो वो कौन था? बैरम खां था। और 1556 से टोटल 1605 यानी कि लगभग 50 साल तक अकबर यहाँ पर शासन करता है और बैरम खां ये सब के बारे में हमने अच्छे से बात किया हुआ है, ठीक है? खाने खाना। चलिए, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक? तो आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने, ये तो हमने बताया अभी। बहादुर शाह प्रथम, देखिए बहादुर शाह प्रथम जो कि परवर्ती मुगल शासक या पोस्ट मुगल एम्परर जो होते हैं, उसमें से पहला बादशाह जो था आपका बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल कब से कब तक? तो 1707 से 1712 तक है। इसका जो जन्म हुआ था बहादुर शाह प्रथम का, कब हुआ था? 1643 में। कब हुआ था? 1643 में। अच्छा, बहादुर शाह के इसके बारे में देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म है 14 अक्टूबर 1643 को, 14 अक्टूबर 1643 को बुरहानपुर भारत में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह, जो कि जिसका शासनकाल 1707 से 1712, और शाहजादा मुअज्जम कहलाने वाले बहादुर शाह बादशाह औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे। यानी कि औरंगजेब का ये दूसरा पुत्र था बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगजेब के बाद इसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है दिल्ली मतलब मुगल साम्राज्य की गद्दी पर, ठीक है? इतना बात आपको पता हो गया होगा। तो यहां से बहादुर शाह प्रथम। अच्छा, सबसे पहला जो मुगल बादशाह या शासक था वो बाबर था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो ये सब हमने अच्छे से देखा हुआ है। आगे देखिए, बहादुर शाह जो 1707 से 1712 यानी पहला का बात कर रहा है, बहादुर शाह प्रथम किस वंश का शासक था? कोई बात है क्या? मुगल वंश का। चलिए, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो आखिरी था भैया औरंगजेब था। बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर का लड़का सलीम, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब ने इसको दिया धर के कैद करके, ठीक है? और देखिए करे भी क्यों ना, लंबा लंबा देर तक ये बचपन में ही शादी कर ले, बाप और जो बेटा का एज जो है सेम एज का होता था पहले के टाइम पे, तो अब बाप कितना दिन तक राज करते रहेगा, फिर बेटा सोचता था कब बाप हमारा टें बोले कि हम अपना राज करें, तो यही सब चलते रहता था उस टाइम में, ठीक है? अब चलिए, अभी तो 35-35 साल तक लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं जॉब के कारण, तो ये सब अलग काल है, वो पहले अलग था। चलिए, निम्न में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? देखिए, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो बताइए ये गलत है या नहीं? अकबर के बाद तो जहांगीर था भाई, तो शाहजहां क्यों घुसा दिए बीच में? ठीक है, तो ये गलत है। आगे देखिए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ठीक बात है। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक बात है। और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, तो ये सही है, वो गलत है, ठीक है? चलिए, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? हुमायूं मुगल वंश का था, अकबर मुगल वंश का था, कामरान भी तो मुगल वंश का है, हुमायूं का भाई, याद है? चलिए, शेर शाह सूरी, शेर वंश का, सूर वंश का जिसने स्थापना करा 1540 से लेकर के 1555 तक दिल्ली की गद्दी पर सूर वंश का शासन रहा था। हुमायूं को यहाँ पर मतलब हराने के बाद, हुमायूं को जो बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हमने बताया था आपको, ठीक है? 1539-40 में, ठीक है? उसमें जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को मतलब हरा दिया था और ये यहाँ से भाग गया था, ठीक है? काबुल की ओर, और उधर जाकर के ही 15 साल रहा। फिर आकर के ये क्या करता है, 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है और उस युद्ध में शेर शाह से सूरी वंश का जो सिकंदर सूरी था उसको हराता है और यहाँ पर फिर से ये मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। कौन? हुमायूं। ये सब हमने बताया था। अकबरनामा किसने लिखा है? तो
अकबरनामा अबुल फजल, आपको याद होगा अकबर के 9 रत्नों में से अबुल फजल जो कि उमर शेख मिर्जा सूफी संत था, उसका लड़का था अबुल फजल। तो अबुल फजल जो है इसने अकबरनामा लिखा है, ठीक है। अकबरनामा, तो अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखा गया। अकबरनामा 3 चैप्टर्स में, याद रखिएगा। इसका तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल ने, क्योंकि उसी में तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक कौन होगा, तो वो भी अबुल फजल ही होगा। तीसरा चैप्टर है, आईने अकबरी के लेखक कौन होगा, अकबर होगा क्या, नहीं, अबुल फजल, ठीक है। चलिए अब कहता है अकबरनामा फिर से, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक्स को याद रखने होंगे। अभी हम आपको कुछ बुक्स के नाम भी बताएंगे, वो भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और मैं आपको ये थोड़ा-सा यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्क्लेमर दूँगा कि इस सीरीज़ के अलावे आपको जीएस पर टाइम नहीं देना है, क्योंकि डिटेल में हम आपको यहाँ सब कुछ करवा देंगे, चाहे वो जी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करवा दूँगा, इतना ही डिटेल में। बस आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट होगा, तो हमें मोटिवेशन मिलती है। ये मोटिवेशन वो मत समझिए, मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमें थोड़ा जोश आता है कि नहीं, हमें करना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आप तक एक अच्छा कंटेंट सिस्टमैटिक वे में पहुंचाना चाहिए। चलिए, तो आप करेंगे, आपका ये कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, बताइए, अबुल फजल, भूलेंगे क्या कभी, नहीं। चलिए, कहा जा रहा है कि यहां पर प्रश्न को देखते हैं। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा 3 खंडों में था ना, और तीसरा खंड आईने अकबरी कहलाता था। अबुल फजल के द्वारा अकबर के शासन के इतिहास में कितनी जिल्दें लिखी गई, तो 3, ठीक है, 3 खंड, आईने अकबरी तीसरा। चलिए, कहता है रज्मनामा, रज्मनामा जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभारत का फारसी अनुवाद है, याद रखिएगा। रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। चलिए, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किसने करा था, याद रखिएगा। तो नकीब खां, याद रखिएगा, नकीब खां था। उसके बाद बदायूनी था, बदायूनी और फैजी, नकीब खां, बदायूनी, फैजी, इन सब के सम्मिलित प्रयास से जो है रज्मनामा को लिखा गया था, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद था, ठीक है। इसके बाद, इसके अतिरिक्त जो है बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। याद रखिएगा कि इन सब के अतिरिक्त जो है बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद किया है, ठीक है, और फैजी जो था इसने लीलावती का, और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाकाव्य, ठीक है, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, तो रज्मनामा से, ठीक है, जिसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बदायूनी था, फैजी था, ये सब था, नकीब खां था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन पुस्तक लिखा था, तो चार चमन पुस्तक याद रखिएगा, चंद्रभान ब्राह्मण ने चार चमन पुस्तक को लिखा, और किसकी महानता का उल्लेख किया इसमें, तो शाहजहां का, किसका, शाहजहां का। एक ब्राह्मण था, चंद्रभान ब्राह्मण, और इसने किसके महानता में जो है इस बुक को लिख डाला, चार चमन के महानता में, ठीक है, ये कितना महान था। चलिए, अब देखिए आगे देखते हैं। तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीमसेन। तारीख ए दिलकुशा बोलिए या नुस्खा ए दिलकुशा बोलिए या तारीख ए दिलकुशा, इसको लिखने वाले थे भीमसेन। औरंगजेब के काल के, मुख्यतः दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी इस नुस्खा ए दिलकुशा, औरंगजेब का काल कब से कब तक, 1658 से 1707 तक, ठीक है, अब याद रखिएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग, फिर से बताइए, नुस्खा ए दिलकुशा किसका बुक है, या फिर तारीख ए दिलकुशा भीमसेन का, औरंगजेब के काल का है, ठीक है, दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। देखिए, कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था, मुगल काल में सूती वस्त्र का उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, और सूती वस्त्र के उद्योग का केंद्र जो मुगल काल में था वो था आपका आगरा, बनारस, बुरहानपुर, पाटन, लाहौर और मुल्तान। याद रहेगा, आगरा, बनारस, बुरहानपुर, पाटन, लाहौर और मुल्तान मुगल काल में सूती वस्त्र के उद्योग के लिए फेमस था। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब, अच्छा, अबवाब क्या होता था भाई, अबवाब की सबसे उपयुक्त भाषा क्या होती थी, तो देखिए, अबवाब का मतलब होता था मुगल काल के समय कि जो बेसिक टैक्स होता था, जो फंडामेंटल टैक्स होता था ना, कि हाँ इतना लगना है, उस टैक्स से भी अधिक अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता था,
तो उसे अबवाब कहा जाता था। याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य के समय में, मुगल प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अबवाब नाम की एक परिभाषा थी, जिसका मतलब होता था कि जमीन पर जितना टैक्स लेना है उससे अतिरिक्त भी टैक्स अगर लगा दिया जाए तो उसे अबवाब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फाहान स्मारक, फारस की राजधानी में जो इस्फाहान स्मारक है के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करी है किसकी? तो देखिए, फारस यानी कि ईरान की राजधानी का जो इस्फाहान स्मारक है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसी टाइप की कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर रेड फोर्ट बनाने का प्रयास किया गया, और इसी इस्फाहान स्मारक से प्रेरणा लेकर के, इंस्पायर होकर के शाहजहां ने यहाँ पर लाल किला बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? मुगल दरबार के वृतांत जो है वो फारसी भाषा में लिखे गए थे। देखिए, मुगलों में से सबसे पहले बाबर, अब बाबर का जो एक, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबर ए नामा या तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी। अच्छा, वो जो बुक था वो तुर्की भाषा में था, मात्र इकलौता बुक तुर्की भाषा में था मुगल साम्राज्य का, तुर्की भाषा में बाबरनामा, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, ये जो आपका क्या बोलते हैं, बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी। अच्छा, उसके अलावे जितनी भी बुक्स लगभग मुगल काल में हुआ वो सारे के सारे फारसी भाषा में, और हम जानते हैं मुगलों का जो आधिकारिक भाषा था वो फारसी भाषा था। अकबरनामा फारसी भाषा में। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा है? तो ये हमने देखा अबुल फजल ने। ठीक है, और आईने अकबरी भी अबुल फजल ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। वो किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। ठीक है, याद रखिएगा, अकबरनामा फारसी भाषा में, तबकात ए अकबरी किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो सारे के सारे फारसी भाषा में थे। अब यहाँ तक हम लोगों ने मुगल साम्राज्य को देखा, जो भी प्रश्न यहाँ थे उसको हमने अच्छे से देखा। अब हम देखते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? सिख संप्रदाय के बारे में। बहुत ध्यान से समझिएगा सिख संप्रदाय को। तो सिख संप्रदाय का नाम जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? गुरु नानक साहब के बारे में। किसके बारे में? गुरु नानक साहब के बारे में, पूज्य गुरु नानक साहब के बारे में। तो देखिए, गुरु नानक साहब की जैसे ही बात आएगी तो आपके दिमाग में, मैं यहाँ पर गुरु नानक साहब के बारे में और जो सिख संप्रदाय के 10 गुरु हुए उनके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और आपको उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी सिख संप्रदाय से। देखिए, गुरु नानक जी का जन्म जो होता है वो 1469 यानी कि 1469 में होता है। कहाँ पर? तो जो अभी पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के एक ननकाना साहिब जिले में गुरु नानक जी का जन्म कब होता है? 1469 में। अच्छा, इसकी मृत्यु जो है वो इनकी इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, डेरा बाबा करतारपुर में। ठीक है, डेरा बाबा करतारपुर में गुरु नानक साहब का जन्म, मृत्यु 1539 में हो जाती है। इनका जन्म कब हुआ? तो 1469 में। कहाँ पर हुआ? तो अभी के पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए, और 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हो जाती है, या फिर ये समाधि ले लेते हैं डेरा बाबा करतारपुर में। ठीक है। अच्छा, गुरु नानक जी ने इनका एक फेमस स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ईश्वर जो है कभी भी किसी मनुष्य के कभी भी किसी मनुष्य से उसकी जाति नहीं पूछता, बस पूछता है तो उनके सद्गुणों को पहचानता है, उनके सद्गुणों को ही जानता है। तो याद रखिएगा, गुरु नानक साहब ने कहा था कि ईश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति की जाति, कास्ट, धर्म इन सब को नहीं जानता है, वो जानता है तो सिर्फ उनके सद्गुणों को जानता है। गुरु नानक साहब की जो शिक्षा थी वो था, इनका शिक्षा था एक ईश्वरवाद, यानी कि ये कहते थे एक ईश्वर पर विश्वास रखो, एक ईश्वरवाद। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, याद रख लीजिएगा। एक है आपका सबद, याद रखिएगा गुरु नानक जी का जो रचना है सबद, और दूसरा है जपजी साहब, इंपॉर्टेंट है जो, वही याद रखिएगा। ठीक है, सबद और जपजी साहब। ठीक है। अच्छा, जो इनका जन्म कब होता है? 1469 से कब से कब? 1539 तक, 1539 तक। और याद रखिएगा कि 1469 के बाद से, उस समय किसका शासनकाल था यहाँ पर? जब इनका जन्म हुआ था तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था, लोधी वंश का शासनकाल था। ठीक है, लोधी वंश का। देखिए, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, और जब इन्होंने जब सिख संप्रदाय की स्थापना करी, सिख धर्म की स्थापना करी, उस समय 1489 से लेकर के 1489 से 1517 तक किसका शासनकाल था दिल्ली सल्तनत पर? तो हमने देखा सिकंदर लोदी का। किसका? सिकंदर लोदी का था। और इसी के टाइम पर गुरु नानक साहब ने क्या किया है? यहाँ पर सिख संप्रदाय का स्थापना करा। ये याद रखिएगा, किसके समय पर? सिकंदर लोदी के समय पर, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी। अच्छा, इनके द्वारा एक गुरु का लंगर चलाया
गया था गुरु नानक साहब के द्वारा, गुरु का लंगर चलाया गया था और फिर इन्होंने गुरु का लंगर और एक उदासी नाम का धर्म प्रचारक यात्रा का प्रारंभ भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा गुरु नानक साहब का जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी रचनाएं, इनका शिक्षा, ठीक है, और उनके बाद इन्होंने क्या कहा था, इनका इंपॉर्टेंट कि ईश्वर क्या पहचानता है क्या नहीं। और ये सिकंदर लोदी यानी कि दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासनकाल था और उसके समय पर सिख धर्म की स्थापना ये करते हैं। गुरु का लंगर नाम का रसोई जो है, सामुदायिक रसोई कह सकते हैं, इन्होंने ही चलाया और उदासी नाम का एक धर्म प्रचारक यात्रा का भी इन्होंने प्रारंभ किया। संसार के 9 खंडों की इन्होंने यात्रा करी थी। तो याद रहेगा इतना बात। चलिए, गुरु नानक की जन्मस्थली यहाँ पर पूछा जाए तो आप बताइए, गुरु नानक जी की जन्मस्थली जिसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, उसे पहले क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, उसे पहले राय भोईदी तलवंडी कहा जाता था। क्या? राय भोईदी तलवंडी कहा जाता था। तो गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, इससे पहले उसे राय भोईदी तलवंडी के नाम से जाना जाता था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो देखिए, सिख संप्रदाय में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। कितने गुरु? 10 गुरु। तो पहले तो हमारे पूजनीय कौन है? गुरु नानक साहब जी, ठीक है। पहले तो हमारे जो गुरु नानक साहब जी हैं। अच्छा, दूसरे जो गुरु हुए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दूसरे गुरु गुरु अंगद। आपने सुना भी होगा इनका नाम, गुरु अंगद, ठीक है। तो 1469 से 1539 तक कौन रहे भैया? तो ये तो आपका गुरु नानक जी। और 1539 से लेकर के 1539 से 1552 तक गुरु अंगद होते हैं सिखों के दूसरे गुरु। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु। ध्यान से सुनिएगा, सिखों के जो दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया जाता है। गुरुमुखी लिपि किसने आविष्कार करी? गुरुमुखी लिपि का जनक किसने कहा जाता है? तो गुरु अंगद को। याद रखिएगा, गुरु अंगद को। अच्छा, गुरु अंगद का जो गुरु अंगद को गुरु अंगद कहा जाता था, लेकिन इसका कहा पूछा जाए कि मेन नाम क्या था, तो याद रखिएगा भाई लहना। क्या? भाई लहना, याद रखिएगा। अच्छा, गुरु नानक जी के द्वारा इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, गुरु अंगद को, याद रखिएगा, दूसरे सिख गुरु के क्या बोलता है, पोस्ट दे करके। चलिए, अब क्या होता है, गुरु अंगद के बाद जो तीसरा गुरु सिख गुरु जो होता है वो आपका होता है गुरु अमरदास। की कौन सा होता है? गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास का जो कार्यकाल रहा वो 1552 से लेकर के 1574 तक रहा। कब से कब तक? 1552 से 1574 तक। अच्छा, गुरु जो अमरदास थे, पहला कौन? गुरु नानक जी। दूसरा कौन? गुरु अंगद। और तीसरा जो है गुरु अमरदास है। अच्छा, गुरु अमरदास ने अपने जो ये साम्राज्य था, धार्मिक साम्राज्य, इसको 22 गद्दी में बांटा था, ठीक है, याद रखिएगा, गुरु अमरदास। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जो सिखों का जो शादी का जो परंपरा, जो ट्रेडिशन है, जिसे आनंद कारज कहा जाता है, इसका शुरुआत भी किसने करा? गुरु अमरदास ने। तो 3 गुरुओं के बारे में देख लिया, जो मेन बात है याद रखिएगा। अच्छा, चौथा जो गुरु होता है वो चौथा जो गुरु होता है वो आपका गुरु रामदास होता है। कौन? गुरु रामदास चौथे गुरु होते हैं सिखों के, चौथे गुरु सिख संप्रदाय के। अच्छा, चौथा गुरु गुरु रामदास। अच्छा, गुरु रामदास का जो कार्यकाल होता है वो 1574 से लेकर के 1581, 74 से 81, बहुत कम का कार्यकाल था, याद रखिएगा, 1574 से 1581। अच्छा, गुरु रामदास के समय ही अमृतसर की स्थापना होती है, याद रखिएगा, गुरु रामदास के समय ही जो सिखों के चौथे गुरु हुए गुरु रामदास, कार्यकाल हमने देखा 74 से 81, और इनके समय में ही अमृतसर शहर की स्थापना होती है। अमृतसर का पहले नाम था रामदासपुर, गुरु रामदास के नाम पर रामदासपुर। और ये जो अमृतसर की स्थापना होती है, चूंकि देखिए 1574 से 1581 किनका शासनकाल, ये मतलब कार्यकाल रहा सिख संप्रदाय के गुरु के, तो गुरु रामदास। और इस समय दिल्ली पर कौन काबिज था? तो अकबर था। तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था और उसी पर अमृतसर शहर बसाया गया था, ठीक है, 500 बीघा जमीन और इसी पर अमृतसर शहर बसाया गया था। चलिए, अब देखिए, ये तो हमने देख लिया गुरु रामदास के बारे में, चौथे गुरु। और उसके बाद गुरु के पद को
पैतृक बनाने का काम भी गुरु रामदास ने किया, यानी कि अब गुरु का बेटा ही गुरु बनेगा, ऐसा शुरुआत, ऐसी प्रथा का शुरुआत किनके द्वारा किया गया? गुरु रामदास के द्वारा किया गया, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, चलिए, चौथे गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यही बस पर अमृतसर शहर की स्थापना हुई। पहले इस शहर का नाम रामदासपुर था, गुरु रामदास के नाम पर, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर अमृतसर पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित, हमने 4 गुरुओं के बारे में देख लिया है। निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान करी थी? खुसरो को सहायता प्रदान करी थी। तो हमने 4 गुरुओं को देख लिया। अब आप सुनिए 5वें गुरु के बारे में। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, जिनका कार्यकाल रहता है 1581 से 1606। 1581 से 1606 गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। अच्छा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ, सिखों का जो आदि ग्रंथ है, ठीक है, सिखों का जो आदि ग्रंथ है, इनका कलेक्शन इनको संकलित किनके द्वारा किया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरुमुखी लिपि के कौन जनक थे? गुरु अंगद थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद गुरु के पद को पैतृक किन्होंने बनाया? गुरु रामदास। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरु अमरदास ने एक जो सिख परंपरा का जो शादी था, आनंद कारज, उसको प्रचलित किया। चलिए, अब देखिए, आदि ग्रंथ का जो संकलित किया है गुरु अर्जुन देव ने 1581 से 1606 ईस्वी तक। अच्छा, अमृतसर में दरबार साहब की, जो अमृतसर में अभी दरबार साहिब चलता है, तो दरबार साहिब की स्थापना अमृतसर में गुरु अर्जुन देव ने ही करा। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने ही करा। और तरन तारण और करतारपुर नाम का नगर जो है, शहर है, वो गुरु अर्जुन देव ने ही बसाया। तरन तारण और करतारपुर नाम का जो शहर है, वो गुरु अर्जुन देव ने ही बसाया है। और याद रखिएगा, विद्रोही मुगल राजकुमार था खुसरो। ठीक है, खुसरो, तो खुसरो की सहायता इन्होंने करी थी, गुरु अर्जुन देव, जो कि जहांगीर का बेटा था खुसरो। इसके बारे में हमने बात किया हुआ है। तो जहांगीर इस बात से खफा हो जाता है और गुरु अर्जुन देव को कैद करवा के इन्हें फांसी दे दी जाती है। इन मुगलों के द्वारा सिख संप्रदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहां पर हम फिर से इसको देख लेते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया, संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया और उसने गुरु पर 2.5 लाख का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद, सुनिएगा, कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, अब देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना करी थी? अभी हमने बताया गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर शहर को बसाया था। ठीक है, चलिए, अब देखिए, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदर साहब कहाँ स्थित है? तो ये हमने कहा अमृतसर में। और इसकी स्थापना भी किसने करी है? गुरु अर्जुन देव ने 1581 से 1606 ईस्वी, जिनका कार्यकाल रहा। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया, हमने कहा। तो गुरु अर्जुन देव जो थे, सिखों के 5वें गुरु हुए। ठीक है, और इन्होंने खुसरो का जो सहायता किया था, तो इसके कारण जो मुगल सम्राट जहांगीर था, जहांगीर सलीम, ठीक है, तो उसने क्या किया, मुगल सिखों के पूजनीय गुरु 5वें गुरु अर्जुन देव को कैद करके फांसी दे दी और बहुत कठोर यातनाएं भी दी थी दोस्तों। चलिए आगे देखिए, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, कहता है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, सतलज नदी के किनारे। किस नदी? सतलज नदी। अभी तो सतलज नदी अमृतसर से थोड़ा दूर चला गया है, लुधियाना वगैरह से। चलिए, यहाँ देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। चलिए, आप लोग को मन है तो। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलज नदी के तट पर क्या बोलते हैं कि गुरुद्वारा जो पातालपुरी साहिब है, सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर रूपनगर जिले के कीरतपुर में स्थित है। ठीक है, इस गुरुद्वारे का निर्माण दरबारा सिंह ने करवाया था। किस? गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब का निर्माण किसने करवाया था? दरबारा सिंह ने करवाया था, दरबारा सिंह ने। अच्छा, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब में हरिद्वार और काशी के जैसा ही सिख समुदाय मृत सदस्य की अस्थियां प्रवाहित करने आते हैं। याद रखिएगा, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब में जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लोग सनातन धर्म
के लोग काशी बनारस जाकर के अपने पूर्वजों का अस्थियां को वहां पर जाकर के प्रवाहित करते हैं, सेम उसी प्रकार से सिख समुदाय के लोग अपने मृत सदस्य की अस्थियों को यहाँ पर प्रवाहित करने आते हैं। 1664 ईस्वी में गुरु हरगोविंद, आगे हम देखेंगे जो अगला गुरु हुए गुरु हरगोविंद, और 1661 ईस्वी में गुरु हरराय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। याद रखिएगा, 1664 ईस्वी में गुरु हरगोविंद और गुरु हरराय, याद रखिएगा गुरु हरराय का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। तो हमने 5 गुरुओं के बारे में देखा हुआ है। अगला जो छठवां गुरु है वो आपका गुरु हरगोविंद ही है। ठीक है, अगला जो छठवां गुरु है वो गुरु हरगोविंद है, और गुरु हरगोविंद का कार्यकाल या फिर काल जो है वो कब से कब तक, 1606 से 1644 तक रहा। गुरु हरगोविंद, याद रखिएगा गुरु हरगोविंद का कार्यकाल रहा 1606 से 1644 तक का कार्यकाल रहा है। और इनकी जब मृत्यु होती है तो इनकी अस्थियों को कहां पर प्रवाहित करा जाता है, तो अभी हमने देखा गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, दरबारा सिंह ने करवाया था। कहां पर है ये गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब, कभी आप घूमने जाइए कीरतपुर में। कहां पर, कीरतपुर में। ठीक है, चलिए किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। चलिए, तो जो छठवां गुरु है गुरु हरगोविंद, इनके द्वारा अकाल तख्त की स्थापना करी गई थी। जो छठवां गुरु है गुरु हरगोविंद, इनके द्वारा अकाल तख्त की स्थापना करी गई, और गुरु हरगोविंद के द्वारा ही सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला गया। याद रखिएगा, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना करी और सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदलने का जो श्रेय है वो गुरु हरगोविंद को ही जाता है। अमृतसर की रक्षा करने के लिए लौहगढ़ किले का निर्माण भी गुरु हरगोविंद ने कराया। याद रखिएगा, अमृतसर की रक्षा करने के लिए लौहगढ़ किले का निर्माण करवाया किसने, गुरु हरगोविंद ने। और कीरतपुर नगर की भी स्थापना किसने करी, गुरु हरगोविंद ने। कीरतपुर नगर की स्थापना किसने करी, गुरु हरगोविंद ने। वहीं पर हमने देखा तरनतार और करतारपुर की स्थापना किसने करी, गुरु अर्जुन देव ने। तो ये छठे गुरु तक हो गया। अब अगला जो गुरुदेव है वो आपका गुरु हरराय है। गुरु हरराय 7वें गुरु हुए सिखों के, 7वें गुरु गुरु हरराय। और गुरु हरराय ने दारा सिको, क्या आपको पता है दारा सिको के बारे में? दारा सिको थोड़ा विद्वान था। ठीक है, 4 भाइयों में से, शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक पुत्र आपका दारा सिको, जो कि औरंगजेब के खिलाफ, इनका युद्ध भी होता है, उत्तराधिकार का युद्ध। तो दारा सिको का गुरु हरराय ने समर्थन भी किया था, और औरंगजेब के बुलावे पर, औरंगजेब ने फिर इसे बुलाता है, और औरंगजेब के बुलावे पर इसने अपने पुत्र राम राय को भेज दिया था गुरु हरराय ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए गुरु हरकिशन। तो जो 8वां गुरु हुए सिखों के, गुरु हरकिशन मतलब ये जो 8वें गुरु थे सिखों के गुरु हरकिशन, ये सिखों के सबसे कम उम्र के गुरु थे। याद रखिएगा, सिखों के सबसे कम उम्र के, मात्र 8 वर्ष की उम्र में इन्हें सिखों का गुरु बनाया गया। तो सोचिए कितनी प्रतिभा और कितना तेज, कितना पराक्रमी हुए रहे होंगे गुरु हरकिशन। मात्र 8 साल की उम्र में सिखों के गुरु बनते हैं। सिखों के गुरु 8 साल की उम्र में, और सिखों के 8वें गुरु भी थे। याद रखिएगा, सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन, 8 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये सिखों के 8वें गुरु भी थे। और गुरु हरकिशन को बाल गुरु का भी उपनाम दिया जाता है। गुरु हरकिशन को बाल गुरु का भी उपनाम दिया जाता है। नवा जो गुरु है सिखों के वो गुरु तेग बहादुर है। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक। और याद रखिएगा, नवा गुरु जो है सिखों के गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना करी। ठीक है, इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर जो है वो आनंदपुर साहिब की स्थापना इनके द्वारा करी गई, किसानों का इन्होंने नेतृत्व करा, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए इन्होंने संघर्ष करा। याद रखिएगा ये सब। अब जो यहाँ पर देखिए, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? अभी हमने आपको कहा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की संकलन किया, अमृतसर में दरबार साहिब हरमिंदर साहब की स्थापना करी, तरन तारन और करतारपुर नगर बसाया। और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो, जो विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो था, उसकी सहायता करी है, और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को पकड़वा करके फांसी दे दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, किस गुरु ने खालसा की शुरुआत करी? तो खालसा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह करते हैं। अब हम सिखों के 10वें गुरु की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं।
तो जो भी मुख्य बातें हैं गुरु गोविंद सिंह को लेकर के वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? गुरु गोविंद सिंह का जो कार्यकाल रहा सिखों के 10वें गुरु के रूप में, वो रहा है 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक, ठीक है? 1675 से 1708, और 1708 में किस मुगल शासक का कार्यकाल यहाँ पर होता है? तो 1707 में तो औरंगजेब टेक कर जाता है, और 1707 के बाद से कौन था? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है? बहादुर शाह प्रथम, और बहादुर शाह प्रथम के समय ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है? अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को कहा कि नाम के आगे तुम्हें सिंह और कौर लगाना चाहिए, ठीक है? गुरु गोविंद सिंह ने ही नाम के आगे, सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की शुरुआत और कौर लगाने की शुरुआत करी, ठीक है? कौर लगाने की शुरुआत और सिंह लगाने की शुरुआत। देखिए 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना करी, ठीक है? खालसा पंथ की स्थापना करी। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार के बारे में कहा था, 5 ककार के बारे में कहा था, हर एक सिख को इन 5 ककार का धारण करना चाहिए। एक तो आपका कड़ा, दूसरा कृपान, तीसरा कंघा, चौथा केस, यानी कि केस अभी भी आप देखते होंगे सिखों को, केस, दाढ़ी, मूछ, केस, ठीक है? कृपान भी लेकर के चलते हैं, कड़ा भी पहनते हैं, कच्छा पहनते हैं और कंघा लेकर के चलते हैं। तो ये 5 ककार के बारे में गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को इसके बारे में कहा। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की कुछ रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो जफरनामा, ठीक है? आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जफरनामा किसका किनका लेख है या फिर किन की रचना है, तो आपको लगेगा जैसे कोई मुगल शासक लिखा होगा या कोई दिल्ली सल्तनत का, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं। जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। उसके बाद विचित्र नाटक जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। और एक है आपका चंडी दीवार, ये आपका गुरु गोविंद सिंह की, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा और विचित्र नाटक भी गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, ठीक है? गुरु गोविंद सिंह ने सिख शिक्षकों को एक पदवी दी, जिनको कहा निर्मल। सिख शिक्षकों को एक पदवी निर्मल देने की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही करी। और चूंकि 1708 में गुरु कौन था? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह से इनका संधि होता है और बहादुर शाह इसे एक बड़ा मनसब भी देता है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को। अब आगे देखिए, नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर एक अफगान सरदार के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है। और उसी जगह पर गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है हुजूर साहिब गुरुद्वारा, जिन्हें कहा जाता है हुजूर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है? तो ये बात यह है। अब देखिए, खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गुरु गोविंद 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक चेतना के सर्वोच्च शिखर गुणों को उजागर करता है। ये देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो ये खालसा पंथ की नींव रखने वाले सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कब? 1699 में बैसाखी के दिन। कहां पर? आनंदपुर साहिब में। तो ये पूरा का पूरा आपको सिख संप्रदाय हमने समझा दिया। अब आप देखिए मराठा साम्राज्य। देखिए मराठा साम्राज्य जब मुगल जो आपका औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेकर के 1707, तो इसी के आसपास में इधर क्या होता है? मराठा का भी उदय होने लगता है। मराठा का जो शक्ति है वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है इस समय ही, ठीक है? मुगल साम्राज्य के समय ही लास्ट में, ठीक है? तो मराठों का, चलिए अब हम थोड़ा सा मराठा को लेकर के आपसे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद इसके प्रश्नों को देख लेंगे, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, मराठा साम्राज्य की जैसे ही बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा? महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है? छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के बारे में जैसे ही आप सुनेंगे तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम चीजों को लिख नहीं सकते उतना, अगर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, फिर आपका वीडियो ज्यादा लंबा होगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक रहे, जो फाउंडर रहे, वो आपके कौन? तो आपके शिवाजी महाराज हुए, ठीक है? इनका की जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 6 अप्रैल 1627, याद रखिएगा, कहीं कहीं 1630 भी लिखा है, तो आप ये 1627 वाला ऑथेंटिक ये मानिएगा। 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म सिवनेर दुर्ग में होता है। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग में होता है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और इनकी माता थी जीजाबाई, ठीक है?
इनके पिता थे शाहजी भोसले और माता थी जीजाबाई। अच्छा, जो शिवाजी के जो गुरु थे वो दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के जो गुरु थे वो दादा कोंडदेव थे, याद रखिएगा। अच्छा, शिवाजी की जो पत्नी थी, शिवाजी महाराज की जो पत्नी थी वो साईबाई साईबाई निबालकर थी। साईबाई निबालकर। अच्छा, शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक होता है, कोरोनेशन होता है, वो कब होता है? तो याद रखिएगा 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। देखिए 1627 में इनका जन्म होता है, ठीक है, सिवनेर दुर्ग में। और उसके बाद इनका देखिए राज्याभिषेक कब हो रहा है? 1674 में, ठीक है, 1674 में ये राज्याभिषेक करवाते हैं। और इनका राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता है? तो श्री गंगा भट्ट के द्वारा। एक पंडित था श्री गंगा भट्ट, इनके द्वारा इनका राज्याभिषेक कोरोनेशन की समय यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये बात शिवाजी महाराज से याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 ईस्वी से मराठा वंश के शासक थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ये या है तो कहीं ये कहीं वो। चलिए, राजा शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ नामक स्थान पर, देखिए कहाँ पर इनका राज्याभिषेक होता है? रायगढ़। और इन्होंने अपनी राजधानी भी कहाँ बनाए हैं? तो रायगढ़ में ही। तो राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण करी। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित किया और उनका राज्याभिषेक कराया। 50 या 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मौत हो जाती है, ठीक है, शिवाजी की मौत। और शिवाजी की मौत के बाद उनका जो पुत्र होता है संभाजी, वो शिवाजी के उत्तराधिकारी होते हैं। तो ये सब हम आगे देखेंगे। चलिए, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो 1674 को, ठीक है। ये शिवाजी के जब राज्याभिषेक होता है श्री गंगा भट्ट के, विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट के द्वारा, तब उसके बाद इन्हें छत्रपति का उपाधि दिया जाता है। देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? तो रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ में ही इनका राज्याभिषेक होता है और रायगढ़ ही ये राजधानी बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छत्रपति संभाजी। अच्छा, छत्रपति संभाजी पर जाने से पहले हम थोड़ा सा शिवाजी के बारे में और जान जाते हैं। देखिए, शिवाजी महाराज का जन्म 1627 या फिर 1630, कहीं कहीं 1627 1630, एक जैसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा सिवनेर दुर्ग में होता है। और 1600, देखिए इनका अगर कुछ आक्रमण की बात करें, इनके कुछ अभियानों की बात करें, तो 1644, याद रखिएगा 1644 में ये सबसे पहले जो इनका अभियान होता है तोरण अभियान। क्या? तोरण अभियान पर ये जाते हैं सबसे पहले 1644 ईस्वी में। अच्छा, 1656 में 1656 में ये क्या करते हैं? ये रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। रायगढ़ को ये अपनी राजधानी बना लेते हैं और 1656 में ऐसा होता है। अब इधर क्या होता है कि शिवाजी महाराज का जो वीरता, शिवाजी महाराज का साहस पराक्रम का जो गुणगान है, जो बखान है, वो फैलने लगता है। चारों तरफ प्रसिद्धि फैलने लगती है शिवाजी महाराज के बारे में। और चूंकि उस समय चारों ओर मुगलों और मुस्लिम शासकों का वर्चस्व था, तो अब वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये शिवाजी है कौन, ठीक है, शिवाजी महाराज है कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज है कौन, जिनकी वीरता की गाथा दूर दूर तक हमें सुनाई देने लगी है। तो इन लोगों का जो है सिंहासन डोलने लगता है शिवाजी महाराज के कारण। अब क्या होता है? 1665 ईस्वी की बात है। 1665 ईस्वी की बात है। शिवाजी महाराज के पास बीजापुर के सुल्तान ने एक अपने विश्वसनीय सेनापति अफजल खां, जो कि एकदम लंबा चौड़ा डील डॉल था, किसी को भी एक पटकनी में उठा के उसका दम ले ले, तो बीजापुर के सुल्तान ने सोचा अफजल खान को ही भेज देते हैं शिवाजी महाराज के पास और शिवाजी महाराज का ये काम तमाम करके आ जाएंगे। लेकिन हुआ इसके उल्टा, अफजल खान को ही उल्टे काम तमाम शिवाजी महाराज के द्वारा एक ही बार में कर दिया जाता है। तो देखिए, बीजापुर के सुल्तान ने 1665 ईस्वी में अफजल खां को किसके पास भेजता है? तो शिवाजी महाराज के पास ये भेजते हैं अफजल खान को। और 1665 में जब ये इनके पास आते हैं, तो गले मिलने के समय ही शिवाजी महाराज जो है अपने हाथों में बाघ छल्ला पहन के रहते हैं और उनका पूरा पेट ही फाड़ देते हैं। किसका? अफजल खान का। अब इसके बाद क्या होता है? ये सब तो हल्ला हो ही रहा है और यही हल्ला जो है 1665 ईस्वी में किसके पास उड़ते उड़ते ये खबर जो है किसके पास पहुंचता है? बताइए, 1665 में दिल्ली पर किसका शासन था? तो आप बताएंगे औरंगजेब का। औरंगजेब खुद एक क्रूर था, शक्तिशाली था और ये सोचता है कि आखिर कौन है भाई, इतना इसका नाम चर्चा हो रहा है। औरंगजेब जो है क्या कहता है कि शाइस्ता खां, इसका एक सेनापति था, ये शाइस्ता खां को भेजता है किसके पास? शिवाजी के पास। अब शिवाजी के पास जब ये शाइस्ता खां को भेजता है, तो शाइस्ता खां को लगे हाथों शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज उठा के पटकनी मारता है और इसका भी मतलब कि इसको भी हरा करके दौड़ा देता है। अब जब शाइस्ता खां यहां से चला जाता है, तो औरंगजेब को हो जाता है परेशानी और ये सोचता है कि इसे कैसे मतलब यहां से रास्ते से हटाया जाए।
शिवाजी महाराज को। तो 1665 में ही, याद रखिएगा, 1665 में ही शिवाजी महाराज अपना एक विश्वसनीय राजा जयसिंह को बुलाता है। आमेर का राजा था जयसिंह, याद रखिएगा, 1665 की बात है। चलिए पेन दूसरा ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो औरंगजेब क्या करता है 1665 में, किसको बुलाता है? आमेर के राजा जयसिंह को। जयसिंह बहुत चतुर होता है, ये छल से भी, बल से भी, और चतुराई में बहुत चतुर होता है। तो 1665 में औरंगजेब जो है जयसिंह को ये काम सौंपता है कि तुमको क्या करना है, शिवाजी महाराज के बारे में पता लगाना या फिर उसे यहाँ पर पटकनी देनी है। तो यहाँ पर जयसिंह क्या करता है, चारों तरफ ये फील्डिंग लगा देता है, उसके बारे में पूरा स्टडी करता है, और उसके बाद ये यहाँ पर क्या कहता है, एक पुरंदर की संधि, देखिए पुरंदर पर यह आक्रमण कर देता है, पुरंदर नाम की जगह पर, कौन? जयसिंह। और वो बहुत फील्डिंग करने के बाद तो क्या होता है, अंतिम में इसका जो डिसीजन होता है कि राजा जयसिंह और महाराजा शिवाजी, महाराजा छत्रपति शिवाजी के मध्य एक ट्रीटी पर साइन होता है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच एक संधि पर साइन होता है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। और याद रखिएगा, ये जयसिंह किसकी ओर से आए थे? औरंगजेब की ओर से। अब जब ये संधि होता है, देखिए संधि कभी कोई करना नहीं चाहता है, कोई भी बड़ा बड़ा जो भी एम्परर या पराक्रमी होता है, कोई संधि नहीं करता। संधि कब करता है? संधि करता है जब कोई चारा नहीं बचता है दोनों ओर से। तो शिवाजी जब इससे संधि करता है तो ये क्या बोलता है कि देखिए, जयसिंह कहता है कि तुमको औरंगजेब का शरण ले लेना चाहिए। शिवाजी कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, हम पर्सनली रूप से इसका शरण में नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, हम अपने बेटे, तो अपने छोटे बेटे संभाजी को, शिवाजी जो है अपने छोटे बेटे संभाजी को किसके दरबार में भेज देता है? औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान करता है, 5000 का मनसब प्रदान करता है। एक बार क्या होता है, शिवाजी महाराज को जयसिंह कहता है कि आप जो है ना औरंगजेब के पास चलिए मिलने के लिए, और यही गलती हो जाती है। औरंगजेब के पास जाता है, औरंगजेब इसको कैद करके जयपुर भवन में कैद कर लेता है। याद रखिएगा, औरंगजेब शिवाजी महाराज को कैद कर लेते हैं जयपुर भवन में, और फिर उसके बाद ये यहाँ से किसी प्रकार से भाग जाते हैं, और लास्ट में 1680 ईस्वी में किनका? शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। अब शिवाजी का कौन था उत्तराधिकारी कौन था? तो ये तो हम जानते हैं, इसका लड़का संभाजी था। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी था, इस बारे में तो हमें पता है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब देखिए, शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत बार पूछा जाता है कि शिवाजी का मंत्रिमंडल जो अष्ट प्रधान है उसके बारे में बताइए। तो याद रखिएगा, अष्ट प्रधान आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? शिवाजी महाराज। अष्ट प्रधान शिवाजी महाराज, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, शिवाजी के जो एक मंत्रिमंडल था अष्ट प्रधान में, शिवाजी महाराज के द्वारा ही इन अष्टप्रधान, जो कि आपने सुना होगा, और नवरत्न अकबर का, उसके पहले हमने देखा था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न होते थे। तो ये सो अष्टप्रधान थे, और शिवाजी महाराज के दरबार में रहने वाले 8 लोगों का एक समूह था, जिन्हें शिवाजी का मंत्रिमंडल कहा जाता था। और इस मंत्रिमंडल को शिवाजी खुद नियुक्त करते थे, और इसमें अपने विश्वसनीय लोगों को रखते थे। खुद नियुक्त करने का मतलब था कि यह पद अनुवांशिक नहीं था। तो इसमें 8 जो मेन पोस्ट हुआ करते थे शिवाजी के मंत्रिमंडल में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट था पेशवा का, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, पेशवा। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि जो मराठा साम्राज्य पर किसका आधिपत्य हो जाता है, इन्हीं पेशवाओं का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो पेशवा का दूसरा होता है जो प्रधानमंत्री, दूसरा होता है सरी ए नौबत, जिसे सेनापति कहा जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट पद थे शिवाजी के अष्ट प्रधान में, एक तो पेशवा जो कि प्रधानमंत्री थे, और दूसरा सरी ए नौबत जो कि सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, तीसरा जो पोस्ट था वो था राजस्व मंत्री का, जिन्हें अमात्य कहा जाता था। तीसरा जो पोस्ट था वो राजस्व मंत्री का, जिन्हें अमात्य कहा जाता था। और याद रखिएगा, चौथा था एक गुप्तचर विभाग का हेड, जिसे कि वाकिया नवीस कहा जाता था। तो 8 इंपॉर्टेंट पोस्ट में से 4 पोस्ट हमने आपको बताया। एक तो आपका पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होता था, सर ए नौबत जो आपका सर नौबत भी कहते हैं, सेनापति होता था, राजस्व मंत्री अमात्य, ये राजस्व मंत्री जो कि अमात्य कहलाता था, और उसके बाद एक वाक्यानवीस यानी कि गुप्तचर विभाग का हेड होता था। अगला देखिए, एक इंपॉर्टेंट और याद रखिएगा, सुमंत जो कि इन्हीं के अष्ट प्रधान में एक पद होता था, जो कि विदेश मंत्री यानी कि फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर होते थे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अष्ट प्रधान में हमने 5 को देखा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए,
अच्छा, शिवाजी महाराज के समय में जो इनकी सेना थी 3 पार्ट में बटी हुई थी। शिवाजी महाराज के समय में इनकी सेना 3 पार्ट में बटी हुई थी। एक तो पागा सेना में नियमित घुड़सवार, रेगुलर घुड़सवार सैनिक होते थे। सिलहदार होता था और पैदल सैनिक होता था। सिलहदार मतलब कि उतना उसके घुड़सवार सैनिक होते थे लेकिन परमानेंट नहीं होते थे और जो आपका पैदल सैनिक होता था तो 3 प्रकार के सेना इनकी होती थी शिवाजी महाराज की। आगे देखिए शिवाजी महाराज के द्वारा 2 प्रकार के कर चलाए गए, एक तो आपका चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। देखिए चौथ और सरदेशमुखी के बारे में आप जानते होंगे, शिवाजी महाराज के द्वारा चलाया गया था। देखिए चौथ में क्या होता था कि जब शिवाजी महाराज की सेना किसी क्षेत्र पर आक्रमण करे तो उसके बाद उस क्षेत्र को चौथ देने के लिए ये कहते थे कि अगर तुम चौथ दोगे तो हम तुम्हारे क्षेत्र को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बस तुम ये टैक्स देते रहना, मतलब तुम ये टैक्स देते रहना। तो ये चौथ होता था और एक होता था सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी एक तरह से शिवाजी महाराज के वर्चस्व का सिंबल होता था, वर्चस्व का प्रतीक। अगर कोई प्रदेश सरदेशमुखी शिवाजी को दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली है किसकी, तो शिवाजी महाराज की। इतना यहां से याद रखिएगा। आगे देखिए शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी हुए तो वो कौन था, तो महाराजा संभाजी थे। कौन थे, संभाजी, याद रखिएगा, छत्रपति संभाजी। तो संभाजी के बारे में देख लीजिए। छत्रपति संभाजी जिनको कि 1680 से 1628 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, किस वंश का शासक था, तो छत्रपति संभाजी मराठा वंश के शासन थे। ठीक है, आगे देखिए किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत करी, तो गुरिल्ला युद्ध के में निपुण थे आपके शिवाजी। शिवाजी की अभिनव सैन्य रणनीति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने युद्ध प्रणाली के रूप में गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को अपनाया जिन्हें शिवासूत्र या फिर गामिनी कावा भी कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध मतलब जंगलों में छिप करके लड़ाई करना, गुरिल्ला युद्ध। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है, तो ये हमने अभी आपको बताया चौथ और सरदेशमुखी। चौथ के बारे में और सरदेशमुखी, चौथ में क्या होता था कि किसी राज्य पर या अटैक किया और उसको बोला जाता था कि तुम चौथ दो, नहीं तो हम तुम्हारे राज्य को छिन्न भिन्न कर देंगे, तो चौथ देना पड़ता था। सरदेशमुखी भी आपको हमने बताया। चलिए आगे देखिए शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो अष्ट दिग्गज, नवरत्न, अग्रहम या फिर अष्ट प्रधान। तो अभी हमने बताया अष्ट प्रधान। ठीक है, अष्ट प्रधान में 8 शिवाजी महाराज के विश्वसनीय पोस्ट होते थे, पद में इन्हें रखा जाता था जो कि शिवाजी महाराज के द्वारा नियुक्त किए जाते थे इनके मंत्रिमंडल में। ठीक है, और ये पद अनुवांशिक नहीं होते थे, जिनमें हमने आपको बताया 8 मंत्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य यानी कि राजस्व मंत्री, जो सचिव, सुमंत विदेश मंत्री, सेनापति जिन्हें कि सेनापति को क्या कहा जाता था, अभी आपको मैंने बताया सेनापति जो होता था वो आपका सर ए नौबत कहलाता था, पूछ लिया जाता है। पंडित राव जो होता था वो धार्मिक कार्य को देखने वाले होते थे और न्यायाधीश मतलब जो न्याय वगैरह देखते थे। ठीक है, तो ये इसके अष्टप्रधान में शामिल थे। आगे देखिए भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है, तो मराठा को दिया जाता है। देखिए मराठा का शासनकाल किस प्रकार से खत्म हो जाता है, जब हम देखेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तब जाकर के मराठा साम्राज्य एक तरह से पूरी तरह से बहुत इसको क्षति होता है, ये इसका पतन हो जाता है। नहीं तो मराठा साम्राज्य पूरा भारतवर्ष या फिर इससे भी बाद इसका शासन काल होने वाला था। भारत में मुगल शासन को मराठा, ठीक है, मराठा। देखिए क्या कहा जाता है, निम्न में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। देखिए पेशवा पर जाने से पहले हम थोड़ा सा शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, संभाजी के बारे में। ठीक है, संभाजी के बारे में, संभाजी जो थे ये शिवाजी महाराज के बेटे थे और इन्होंने जो शासन किया ये 1680 से 1688 में, 1680 से 1688। और इसके बाद आते हैं आपका राजा राम। ठीक है, राजा राम, तो राजा राम जो थे ये 1689 में ये आते हैं। 1689 में ये शिवाजी का सबसे छोटा लड़का था। ठीक है, सबसे छोटा लड़का था। देखिए राजा राम ने संभाजी का पुत्र, राजा राम जो थे ये संभाजी का जो लड़का था ना, इसका नाम था साहू जी। संभाजी का लड़का था साहू जी और साहू जी के ही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राजा राम ने क्या किया, शासन किया। ठीक है, साहू जी के नेतृत्व में ही रिप्रेजेंटेटिव बनकर, प्रतिनिधि बनकर राजा राम क्या किए, शासन किए। और राजा राम ने भी छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। और राजा राम क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट काम कीजिए कि शिवाजी जो है अपनी राजधानी रायगढ़ बनाते हैं, लेकिन राजा राम जो है अपनी राजधानी कहाँ बना लेते हैं, तो ये अपनी राजधानी सतारा बना लेते हैं राजा राम। ठीक है, राजा राम। उसके बाद देखिए जो राजा राम के बाद जो है, राजा राम के बाद आता है आपका, राजा राम के बाद उसका राजा राम की मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम की जब मृत्यु होती है, चूंकि राजा राम किसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, जो कि संभाजी का पुत्र
पुत्र था। और राजा राम जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका 4 साल का एक लड़का था जिसका नाम है शिवाजी द्वितीय। इनको 4 साल का लड़का शिवाजी द्वितीय के नाम से जो है इनकी माता शिवाजी द्वितीय और राजा राम की पत्नी कौन ताराबाई जो है इनके इनको इनका क्या करते हैं कि इनको गद्दी पर बैठाता है शिवाजी द्वितीय को 4 वर्ष का लड़का। और उसके जगह पर चूंकि ये छोटा था तो उसके रक्षक के रूप में या फिर गार्जियन के रूप में कौन शासन राज का संभालने लगती है तो ताराबाई संभालने लगती है। कौन? ताराबाई संभालने लगती है। याद रहेगा ताराबाई 1689 में राजा राम थे और उसके बाद जो है ताराबाई आ जाती है। कौन? ताराबाई आ जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ताराबाई ताराबाई जब शासनकाल संभालने लगती है तो ये साहू जी के बात नहीं सुनने लगी। अब साहू जी को आ जाता है गुस्सा और साहू जी 1707 में साहू जी जो है 1707 ईस्वी में ताराबाई के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद 1707 में जो साहू जी ताराबाई के ऊपर अटैक करता है उसे कहते हैं हम खेड़ा का युद्ध। क्या कहते हैं? खेड़ा का युद्ध। याद रखिएगा खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच? साहू जी के बीच और ताराबाई के बीच होता है, जिसमें कि साहू जी ऑब्वियस है जीत जाता है। और उसके बाद साहू जी का शासनकाल होता है कब से कब तक? तो 1707 से लेकर के 1713 तक। कब? 1707 से लेकर के 1713। और इसी समय में क्या होता है, एक बहुत बड़ा फेरबदल होता है साहू जी के समय में। यहां पर क्या होता है कि पेशवा, चूंकि पेशवा जो था इसका तो शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करता था पेशवा। और ये पेशवा का जो शक्ति, मेन रूप से जो शक्ति इसका उभर कर आया वो कब आया? साहू जी के समय में। कब? साहू जी के समय में। और पेशवा कहाँ बैठते थे? पुणे में बैठते थे। कहाँ पर? पुणे में, पूना में बैठते थे। और याद रखिएगा 1713 में पेशवा जो है, पहला पेशवा कौन होता है? बालाजी बाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ। याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा के रूप में यहां पर क्या होता है, मेन रूप से, मतलब मेन रूप से जो कि एकदम अच्छे से शक्तिशाली रूप में आ जाता है साहू जी के समय ही। साहू जी के समय। और पहला जो पेशवा था, जो पेशवा का कहा जाए कि अगर मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक अगर किसी को कहा जाए तो पेशवा लोगों को कहा जाता है। पहला तो शिवाजी था और दूसरा संस्थापक था पेशवा। और पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल रहा। और उसके बाद आता है आपका बाजीराव प्रथम। कौन? इसके बाद आता है आपका बाजीराव प्रथम। अच्छा, बाजीराव प्रथम जो है ये 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम का ये दूसरा पेशवा हुआ। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के बाद। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम हुआ पर दूसरा पेशवा 1720 से 1740। और याद रखिएगा ये जो बाजीराव प्रथम था इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम ही था। और बाजीराव प्रथम के समय एक लेडीज के बारे में बात होता है, मस्तानी। बाजीराव मस्तानी मूवी आपने देखी होगी। तो यही है 1720 से 40 तक बाजीराव प्रथम के बारे में। ठीक है। अच्छा, बाजीराव प्रथम के समय में एक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है पालखेड़ा का युद्ध। क्या कहा जाता है? पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम के बीच, बाजीराव प्रथम और किसके बीच में हुआ था? निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था 1728 में पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है। और उसके बाद 1740 के बाद 1740 से लेकर के 1761 तक जो पेशवा हुए वो थे आपके बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक बालाजी बाजीराव हुए। अच्छा, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा बालाजी बाजीराव के समय ही 1700 कब से कब तक? 1740 से 1761 तक था। और 1740 से 1761 के बीच में 1750 में एक संगोला की संधि होती है। और इस संगोला की संधि के में क्या कहा जाता है कि जो पेशवा है ये पूरी तरह से राजकाज अपने ऊपर लेगा। और जो मराठा छत्रपति होते थे, जो उस समय जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वंशज था, उसको बोला तुम लोग बैठो चुपचाप, हम लोग पूरा राजकाज संभालेंगे। किसने कहा ऐसा भैया? इसने कहा था बालाजी बाजीराव ने। ठीक है, संगोला की संधि 1750 में। तो इतना हम लोगों ने उत्तराधिकारी पेशवा के बारे में देख लिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहां तक। अब देखिए कहा जा रहा है कि लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था? तो बाजीराव प्रथम को। और बाजीराव प्रथम के बारे में हमने बात कर लिया। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 17
1720 से 1740 तक, ठीक है। इन्हें ही लड़ाकू पेशवा पहले पेशवा थे जो कि दिल्ली पर आक्रमण इन्होंने किया था और इसी के समय क्या बोलते हैं बाजीराव प्रथम के समय ही पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, ये भी हमने देखा। बाजीराव प्रथम 1740 से 20 से 40 किस वंश का शासक था? तो ये था पेशवा वंश का शासक, ठीक है, पेशवा वंश का शासक था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाजीराव द्वितीय जो थे ये 1796 से 1818 तक बाजीराव द्वितीय सबसे अंतिम पेशवा हुए। 1796 से 1718 तक बाजीराव द्वितीय होते हैं सबसे अंतिम पेशवा और इसके बाद जो है सबसे अंतिम पेशवा और ये कौन था? राघोबा का पुत्र था। ये जो था बाजीराव द्वितीय ये राघोबा का पुत्र था, याद रखिएगा, राघोबा का पुत्र, ठीक है। और ये बाजीराव द्वितीय जो था ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरकार था। ये आपका अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि, अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरकार। तो देखिए ये जो बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये पेशवा वंश का शासक था, ठीक है, 1796 से 1718। तो देखिए माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद देखिए सबसे पहले कौन हुआ? बालाजी विश्वनाथ, दूसरा हुआ बाजीराव प्रथम, तीसरा हुआ बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और उसके बाद आता है आपका माधवराव प्रथम। माधवराव नारायण जो था ये बाजीराव द्वितीय से पहले था। तो माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद राघोबा का पुत्र जो था वो आपका बाजीराव द्वितीय जिसका शासनकाल रहा 1796 से 1818 तक ये पेशवा बना। और ये चूंकि उतना कुशल रणनीति नहीं जानता था या फिर जो भी इसके पास नहीं था, कुशलता नहीं था, तो उसके अधीन जो मराठा शक्ति जो था ये क्या बोलते हैं बाजीराव प्रथम, ये इसके बारे में तो हमने देख लिया कि माधवराव की मृत्यु के बाद राघोबा पेशवा बना। अकुशल नीतियों के कारण मराठा संघ में आपसी मतभेद हो गया और बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 और पूना की संधि 1817 के द्वारा पेशवा को मराठा की प्रधानता छोड़नी पड़ी। मतलब कि पेशवा का पद समाप्त हो गया इसके समय, किसके समय? तो अंतिम जो पेशवा थे कौन? आपका राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय के समय। शिवाजी के ऊपर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा, एक मिनट, तो पेशवाओं की जो राजधानी है ये पेशवाओं की विजय के बाद ये कहाँ बन गई थी? पूना में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पेशवा थे वो कहाँ बैठते थे? पुणे में बैठते थे, ठीक है, राजधानी वहीं बन गया था। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था ये पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और मराठा की ओर से कौन लड़ रहे थे? मराठा की ओर से लड़ रहे थे सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के मध्य अफगान सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह से पराजित हुए थे और इसी के बाद मराठा साम्राज्य की जो पतन है वो शुरुआत हो गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो आप देखिए मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य जो कि अफगानी शासक का दुर्रानी साम्राज्य जो कि आपका अहमद शाह अब्दाली का था उसके बीच लड़ा गया था। कब? तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761, याद रखिएगा 14 जनवरी 1761। और इसमें मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ। और इस युद्ध में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा बुरी तरह से हारे थे। अच्छा, पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। हमने आपको बताया पेशवा यहीं बैठते थे। तो पेशवा का पद मूल रूप से शिवाजी के द्वारा नियुक्त अष्ट प्रधानों में से एक था। ये तो हमने देखा कि पेशवा जो था वह अष्ट प्रधान में मुख्य रूप से थे। पेशवा को मुख्य प्रधान भी कहते थे, प्रधानमंत्री। अच्छा, मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद पहले वंशानुगत नहीं था, लेकिन जब बालाजी बाजीराव आए, कब से कब तक था बालाजी बाजीराव? अभी हमने कहा कि जो बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा थे, कब से कब तक? 1740 से 1761, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव के समय जो 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई तो उसमें इन्होंने कहा किसे? छत्रपति मराठों को कि आप लोग एक काम कीजिए, साइड हटिए और हम जो है अब यहाँ पर वंशानुगत रूप से पेशवा का पद बनाते हैं, हमारा लड़का पेशवा, और पेशवा का साम्राज्य होता है मराठा साम्राज्य पर। तो बालाजी बाजीराव ने इस पद को मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान का दर्जा दिलवाया था। बालाजी बाजीराव 1750 में संगोला की संधि के बाद और पेशवा काल में पुणे की राजधानी के रूप में जाना जाता था, पूना।
अब देखिए क्या कहा जाता है, वो एक हिंदू संत थे। कौन? एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो देखिए यहाँ पर गोरा कंभार, संत गोरा कंभार जिन्हें गोरोबा भी कहते हैं, भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े एक हिंदू संत थे। वह व्यवसाय से कुम्हार एवं विट्ठल के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। ठीक है, अब देखिए ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक महाराष्ट्र मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो कि एक मराठी संत थे, जो कि क्या है, तो जो कि एक भागवत गीता पर एक कमेंट्री है। तो याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी भागवत गीता के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब कुछ मध्यकालीन भारत के कुछ विविध वाले सेक्शन हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं, यानी कि मिसेलेनियस, कुछ जो छूट गया रहा हो तो उसे हम देख लेते हैं, फिर हमारा मध्यकालीन भारत कवर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्न युग में से कौन सा सही है? देखिए, मार्को पोलो जो है वो इटली से आया था, अल बरूनी ख्वारिज्म से था, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से था, और दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल से था। ठीक है, दुआर्ते बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो जो ये मार्को पोलो था ना, ये एक इटली का यात्री था। ये बात तो आपको पता है कि मार्को पोलो इटली का यात्री था। उसके बाद यहाँ से ये याद रखिएगा कि मार्को पोलो 1292, मतलब कि 13वीं शताब्दी के लास्ट में मार्को पोलो भारत आया था, और उस समय भारत में दक्षिण भारत में पांड्य वंश का शासन था। किसका? पांड्य वंश का शासन था। अल बरूनी के बारे में तो हम जानते हैं, ये ख्वारिज्म से था, और ये किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल बरूनी की जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। चलिए, फ्रांसवा बर्नियर जो है ये फ्रांस का एक चिकित्सक था, डॉक्टर था। ठीक है, और ये भारत कब आया था? तो भारत ये आया था शाहजहां के समय में। ठीक है, शाहजहां के समय में आया था, और शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था ये बात आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो शाहजहां के समय में भारत आया था फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस का एक चिकित्सक था, और शाहजहां का लड़का था दारा सिको। ये बात तो आपको पता है कि शाहजहां का लड़का दारा सिको का जब एक बार तबीयत खराब होता है तो उसी का ट्रीटमेंट करने के लिए भारत में फ्रांसवा बर्नियर को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। 1656 से लेकर के 1668, यानी कि टोटल 12 साल तक फ्रांसवा बर्नियर भारत में रहे। और द्वारते बारबोसा जो थे ये पुर्तगाल के थे, और ये विजयनगर साम्राज्य में जो साम्राज्य में तुलुव वंश था, तुलुव वंश के एक शासक का नाम था कृष्णदेव राय, जो कि 1509 से 1529 तक यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य पर ये शासन करते हैं। उसी के शासन समय में द्वारते बारबोसा भारत आया था। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा स्मारक स्थल सही है। चलिए, हम तो जानते हैं अलाई दरवाजा दिल्ली में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये ताजमहल जो है ये आगरा में है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, और लाल किला दिल्ली में। कौन कौन किया है सबके बारे में पता है। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो ये तो हमने देख लिया, असम में। और असम में जो अहोम वंश से मुगल साम्राज्य का जब एक सराय घाट की लड़ाई होती है तो इसमें अहोम वंश जीतता है। भारत के असम पर अहोम वंश जो कि 1228 से 1826, लगभग 700 साल तक जो इसका शासन काल रहा है, मतलब 700 600 7 साल तक, इस साम्राज्य की स्थापना चाओ लिंग सुकफा ने किया था। अहोम वंश का स्थापना चाओ लुंग सुकफा ने किया था। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शक नाम का एक अनुष्ठान करना होता था, जो उनकी अंतिम लड़ाई होती थी, जिससे वे वापस नहीं आ सकते। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को एक साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो उनकी अंतिम लड़ाई होती थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। यानी कि करो या मरो, मतलब युद्ध स्थल से पीछे नहीं हटना है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो ये कराया गया था 1734 में। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, और यह किला अरावली पर्वतमाला के ऊपर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, सदर का मतलब क्या है? धार्मिक तथा धर्मार्थ, मतलब धर्म के लिए किए जाने वाले कार्य का जो मंत्री होता था उसे सदर कहा जाता था। फौजदार सैनिक का वेतनधारी अधिकारी, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। और ये किस समय की बात है? तो ये है आपका अकबर के शासनकाल के। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में जो पिस्टक का अर्थ क्या होता था? तो पिस्टक एक प्रकार का लंबा प्रवेश द्वार होता था। पिस्टक एक लंबा प्रवेश द्वार होता था। कहता है कि यहाँ पर बताइए कौन किसका जो है ये सही मेल नहीं खाता है। चलिए देखते हैं। मार्को पोलो इटली से आया था, बिल्कुल सही बात है।
तो मार्को पोलो इटली से आया था, कब आया था? 1292 में, मतलब 13वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष में आया था और उस समय दक्षिण भारत में पांड्य वंश का शासन था। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान यानी कि ख्वारिज़ में वगैरह से, तो ये अल बरूनी वहीं से था और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि जो पीटर मुंडी है, पीटर मुंडी कब आया था? ये पीटर मुंडी क्या चाइना से था? बिल्कुल नहीं, पीटर मुंडी चाइना से नहीं, बल्कि ये एक इटली का यात्री था, ठीक है? पीटर मुंडी एक इटली का यात्री था और ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था और शाहजहाँ के शासनकाल में भी में फ्रांसवा बर्नियर भी आए थे, ठीक है? चलिए, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, इसके बारे में तो हमने बात किया हुआ है। चलिए, आगे देखते हैं। निम्न में से किसे औरंगाबाद शहर का औरंगाबाद संस्थापक माना जाता है? तो औरंगाबाद शहर का जो संस्थापक था वो मलिक अंबर था और मलिक अंबर का जो टैक्स सिस्टम जिस प्रकार का था, उसी टैक्स सिस्टम को लगभग इससे इंस्पायर होकर कॉपी किया था और शिवाजी ने, ठीक है? शिवाजी ने और उसी टैक्स सिस्टम पर आधारित अपना टैक्स सिस्टम बनाया था, याद रखिएगा। और ये मलिक अंबर औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। चलिए, 15वीं सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो ये कपिलेंद्र देव थे, याद रखिएगा, कपिलेंद्र देव। चलिए, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद शहर के संस्थापक निजाम उल मुल्क, जिसके साथ पाल खेड़ा का युद्ध होता है 1728 ईस्वी में, ठीक है? बाजीराव प्रथम और किसके बीच में? तो ये बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में पालखेड़ा का युद्ध। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है मध्यकालीन भारत को। इसके बाद हम आधुनिक भारत को कवर करेंगे 2 से 3 दिन में। 3 दिन में आधुनिक भारत हमारा कवर हो जाएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि पॉलिटिक्स शुरू किया जाए, ज्योग्राफी शुरू किया जाए या फिर स्टैटिक जीके। देखिए, बुक तो पूरा कवर होगा, लेकिन आप बताइएगा कि कौन-सा टॉपिक इसके बाद स्टार्ट किया जाए। आज जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होगा, नहीं तो मैं अपने मन से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि लग रहा है कि नहीं जीएस हमारा अब हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, क्योंकि आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से ज़्यादा दोस्तों में फैलाने से हमें एक मोटिवेशन, एक मनोबल हमारा बढ़ता है, जिससे मेहनत करने को उतावले हो जाते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए